नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज। प्रशस्ति स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लगातार हमारे मंच पर आने वाले अतिथियों को बहुत सम्मान, बहुत प्यार देते रहे हैं। आज मैं एक ऐसी ही बड़ी शख्सियत से आपका परिचय कराने जा रहा हूं, जिन्होंने बैंकिंग जैसी एक जटिल सेवा में पूरा जीवन गुजारा और हिंदी के लिए बैंक में रहते हुए बड़ा काम किया। डॉक्टर नागेंद्र ने जो भाषा कोश लिखा था, उसका बहुत बड़े सहयोगी उसमें रहे, सह संपादन किया था। प्रतापगढ़ जिले से मूलतः ताल्लुक़ रखते हैं, जहां इनका जन्म हुआ, और वर्तमान में दिल्ली में सपरिवार बहुत एक अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, शानदार तरीके से जी रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर ओम निश्चल जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत आभार मनोज जी, आप स्टूडियो में आप आए, इसके लिए आपका अभिनंदन जी। मेरा सौभाग्य। 31वां सारस्वत समारोह इटावा हिंदी सेवा निधि की तरफ से आज आयोजित हुआ है और उसमें डॉक्टर ओम जी भाग लेने आए हैं। कुछ कहना चाहेंगे इस हिंदी सेवा के लिए? जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी शायर ने कहा कि अंजुरी अंजुरी खून दिया है मैंने भी इस ताजमहल में। क्या बात। तो हिंदी का जो ये ताजमहल बना है, इतनी विराट प्रतिमा हिंदी की बनी है, उसको बनाने में इटावा हिंदी सेवा निधि के नियामक माननीय न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्त जी का बड़ा योगदान रहा है। और इतने सालों से उन्होंने इसकी निरंतरता कायम रखी है कि अपने गौरव सम्मान की राशि और उसके साथ कितनी राशियां मिलाकर इतने सारे साहित्यकारों, हिंदी प्रेमियों का मेला जुटाते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं। तो ये निधि, ये न्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही गौरवशाली है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यात्रा शुरू करते हैं डॉक्टर साहब जी। आज की हम चर्चा थोड़ी गीत पर कर लेते हैं, गीत की यात्रा पर कर लेते हैं। अवश्य अवश्य। पूर्ववर्ती जो हमारा साहित्य रहा है, संस्कृत साहित्य, पाली, प्राकृत, और यहाँ से निकलते हुए हिंदी जब प्रवेश करती है मुगल काल में, और वहाँ अमीर खुसरो उनको खड़े मिलते हैं, जो 11 जो राजा थे उनके कार्यकाल में रहे और 7 राजाओं के साथ उन्होंने काम किया। जी जी। वहां पर आप क्या देखते हैं अमीर खुसरो की भाषा में? क्या वहां पर कहीं गीत के तत्व दिखाई पड़ते हैं? देखिए, हिंदी गीत के। अमीर खुसरो का जो काल था निश्चित रूप से मुगल काल था जी। और उनके काव्य में जो रूहानी तत्व हैं वे बहुत प्रबल हैं। वे रूहानी तत्व मीरा में भी आते हैं, बाद में कबीर में भी आते हैं और बहुत सारे शायरों में आते हैं। लेकिन सबसे प्राथमिक बुनियाद रखी अमीर खुसरो ने हिंदी और हिंदवी जिसे कहते हैं। लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, या गोरी सोए सेज पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। तो ये जो हिंदी की जो शुरुआत है, शुरुआती पगडंडियों पर, जैसे कोई बच्चा किलकत कान घुटुरुवन आवत, हिंदी घुटुरुवन चली है, तो उसे गोद में उठाने का श्रेय अमीर खुसरो को है। इस भाषा को जो आम हिंदुस्तानी भाषा के रूप में आज हमारे सामने प्रचलित है, उसकी बुनियाद कायम करने में अमीर खुसरो जैसे कवियों का बड़ा योगदान रहा है। उनमें दार्शनिक चेतना भी है और लोक के साथ जुड़कर उसकी जीवन शैली में पैठ बनाने की क्षमता भी है। तो अमीर खुसरो न केवल हिंदवी और उस काव्य शैली के जनक हैं, बल्कि साधारण हिंदी की यात्रा के भी वे पहले यात्री हैं। तो चलिए पहली यात्रा से शुरुआत करते हैं, हम खुसरो से आगे बढ़ते हैं। जी। वहां पर फिर कौन ऐसा गीतकार दिखाई पड़ता है जो आपके मन को छूता है? देखिए, आप जानते ही हो तो हमारा जो मध्यकाल है वो सारी गीतिमयता से आच्छादित है जी। वो चाहे अष्टछाप कवियों का सूरदास हो, नंददास हो, या कि निर्गुण संप्रदाय के कबीरदास हों, या पूरा रीतिकाल जो है वो जिस तरह गीतमयता में आच्छादित है, पदों में, कवित्व में, सवैयों में, और जो हमारी विभिन्न काव्य शैलियां हैं पुरानी, उसमें रमी हुई जो काव्य चेतना है, उसने हमारे नखशिख सौंदर्य बोध को भी उजागर किया और भक्ति में डूबे संसार को भी, वह संसार जो मध्यकाल यानी मुगल काल में होते हुए भी शासकों को चुनौती देता था, वो चाहे तुलसी हो, चाहे ये कबीर हो, कि तुलसी अब का
होंगे नर को मनसबदार। संतन को कहा संत को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटत। तो संतों में ये जो कवि चेतना थी, और हम ये न कहें कि ये उनका पलायनवाद था कि भक्त की आश्रय में, ईश्वर की आश्रय में चले जाना, पद लिखना, भजन लिखना, गीत लिखना या उस गीतिमयता से ओतप्रोत होना, ये कहीं पलायनवाद नहीं था। ये उस ईश्वर की शरण और सत्ता में अपना प्रणाम निवेदित करना था, जो इन सत्ताधीशों से, तत्कालीन सत्ताधीशों से बहुत ही परम सत्ता थी। और उस सत्ता में रहकर तुलसी ने लोकतंत्र, राजतंत्र, कबीर ने जो जीवन शैली है कि रमनते योगिनो यस्मिन स रामा, वे उस राम की खोज में थे जो दशरथ का पुत्र नहीं था। रमनते योगिनो यस्मिन स रामा। तो हमारे यहां निर्गुण और सगुण दोनों के उपासक हुए, और राम की भक्ति के सहारे जिस लोक को, जिस राम राज्य को उन्होंने एक वैकल्पिक प्रति संसार के रूप में स्थापित किया, वही आज की मानवता में प्रतिफलित होता दिखाई दे रहा है। ये लोकतंत्र जो भी है, जैसे कभी आधुनिक कवि मुक्तिबोध ने कहा कि दुनिया जैसी भी हो, इससे बेहतर चाहिए, इसे साफ करने के लिए एक मेहतर चाहिए। तो उस तरह की भावना से ओतप्रोत थे, और वह पूरा कवि संसार जो मध्यकालीन से होता हुआ, रीतिकालीन से होता हुआ आज की आधुनिकता में पदार्पण करता है। जी जी। तो मध्यकालीन से हम बाहर निकल आते हैं। जी जी। गीत यात्रा में ही हम प्रगतिवाद की तरफ चलते हैं। जी। कौन से कवि थे जिन्होंने डॉक्टर ओम शर्मा निश्चल जी को एकदम से मजबूर कर दिया कि हा, मतलब उनकी खुद की कलम भी चलने लगी जिसको सुनकर? देखिए मनोज जी, आप जानते हैं कि हर जो कवि है शुरुआत करता है तो उसके अंदर कुछ छंद फूटते हैं, उसके कुछ कल्ले फूटते हैं, वो कुछ कवियों के संसर्ग में आता है। मैं अपने प्रतापगढ़ जनपद से जब निकलकर लखनऊ में आया तो लखनऊ का वातावरण क्या था? एक तरफ यशपाल, भतीजा वर्मा, शिव वर्मा, एक तरफ कुंवर नारायण, कृष्ण कक्कड़, और स्नेहता स्नेह, लक्ष्मी शंकर निशंक, यानी छंदों के अवधूत वो जमाना था। शायरी में उसमें वाली यासी और ऐसे से शायर थे। इधर तो कृष्ण बिहारी नूर, तो इनका नूर बरस रहा था। राणा साहब तो वालियासी के शिष्य ही हैं। या भारत भूषण पंत, रवि सक्सेना, ये नए लोगों में आए। तो आप समझें कि लखनऊ न केवल मुगलों का केंद्र था बल्कि शायरी का मरकज भी था, वो गीतों और कविताओं का केंद्र भी था। उस समय आप देखें कि उस जमाने की कवयित्रियों में भी बड़ी चेतना थी। विद्या मिश्र, विद्यावती, कोकिल, तोरण देवी, लली और स्नेहता स्नेह, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, इन लोगों की वहां पर पैठ थी। तो इस माहौल में आकर जब मैं हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू किया, तो मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं और संस्कृत में जो काव्य, महाकाव्य है, उनका तो अध्ययन करना ही पड़ा। लेकिन हिंदी के माहौल में जब मैं आया तो हिंदी की क्या कवि परंपरा, उसे भी जानने का अवसर मिला। और हम जानते हैं कि हिंदी को आंदोलनों के जरिए हम पढ़ते हैं। तो प्रगतिवाद जिसकी आपने चर्चा की, 1917 के बोल्शेविक क्रांति के बाद हिंदी साहित्य में प्रगति का बोलबाला हुआ। उधर प्रेमचंद, इधर हिंदी के काव्य में केदारनाथ अग्रवाल, शील, नागार्जुन, सुमन सिंह सुमन जैसे कवि पैदा हुए, जिन्होंने आम फहम भाषा में कविता लिखनी शुरू की। जैसे कि केदारनाथ अग्रवाल ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध बहुत सारी कविताएं लिखी। मजदूरों के लिए कि एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। अब हमारे लिए तो ये सौभाग्य का विषय नहीं कि कोई हथौड़ा मारने वाला घर में पैदा हो जाए, लेकिन मजदूरों में अलग जगाने के लिए कि मजदूर हमारी ताकत हैं, वे शिल्पी हैं हमारे समाज के, अगर एक मजदूर और पैदा होता है तो हमारी ताकत है, इस बात को केदारनाथ अग्रवाल ने रखा। शील ने तो एक ऐसा नाटक किया जिसे देखने के लिए पृथ्वीराज कपूर उस समय आए। शील उनके संपर्क में थे पृथ्वी थिएटर के। किसान पर उन्होंने एक बहुत अच्छा नाटक खेला। तो आप देखिए कि हमारे कवियों के संपर्क फिल्मी दुनिया से भी थे और प्रगतिशीलता की चेतना लोक से लेकर फिल्म तक व्याप्त थी। प्रगतिवाद आमतौर पर जो किताबें थी, पत्रिकाएं थी, है ना, तार सप्तक और ये सब एक तरफ चल रहा था। दूसरी तरफ कवि सम्मेलन एक यात्रा थी जहां पर तमाम सारे बच्चन जैसे कवि आए और नीरज का भी उस समय उदय हो चुका था। जी जी जी। तो आप क्या दोनों के बीच एक सीमा रेखा पाते हैं या दोनों के बीच एक सामंजस्य पाते हैं कि एक तरफ मंचीय कविता थी और एक तरफ
तार सप्तक जैसे जो पत्रिकाएं प्रयोग थी, भी हो रहे हाँ, थे। तो आप मतलब क्या इस पूरी भूमिका को किस तरह देखते हैं? देखिए मनोज जी, मैंने ये पाया कि आज के जिस अर्थ में कवि सम्मेलन व्यावसायिकता की भेंट चढ़ गए हैं, तब ये नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा। उस मंच पर सुमंगल सिंह सुमन होते थे, सुमित्रा कुमारी सिन्हा होती थी, महादेवी वर्मा होती थी, पंत होते थे, निराला होते थे। निराला बहुत कम जाते थे, लेकिन कभी कभी जाते थे। लेकिन वहां ठाकुर प्रसाद सिंह होते थे, शंभुनाथ सिंह होते थे, गोपाल सिंह नेपाली तो इसके लिए मशहूर ही थे। और तो इस तरह का ये जो वातावरण था, ये कविता के पक्ष में जो हमारी पाठ्य कविता है उससे कहीं कम नहीं थी। और उसकी जो चेतना थी, शुद्ध साहित्यिक चेतना वाली कविताएं थीं, तब व्यावसायिकता हावी नहीं थी। और ये वही कवि सम्मेलन है जिससे रात भर कविता पढ़ने के बाद जब बच्चन घर लौटते थे, तो अमिताभ बच्चन जब पूछते थे कि पापा इतनी देर, तो कहे भाई रोजी रोटी के लिए ये सब करना पड़ता है। तो आप देखें कि बच्चन का जो दौर था, यानी उन बच्चन को समेटने की कोशिश हुई हालावाद के रूप के कवि के रूप में, लेकिन इतना बड़ा विराट व्यक्तित्व, तो कवि सम्मेलन का एक वह स्वरूप और धीरे धीरे डाइल्यूट होता हुआ आज के कवि सम्मेलनों में बदल गया है, जहां पर हास्य भी है, जहां पर गीत भी है, जहां पर चुटकुले भी हैं। आपको जो चाहिए, जिस तरह का साहित्य चाहिए, वैसे कवि मौजूद हैं। यद्यपि शुद्ध कविता का बोलबाला थोड़ा कम हुआ है। कम हुआ ना जी। तो उस समय जो बाजार था, क्या कारण है? आज जो कविता के जरिए एक बाजारवाद खड़ा हो गया, उस समय शायद ये कमजोर था, कुछ ऐसा है? देखिए, कविता का अर्थ था अपने भीतर की ताकत को मजबूत करना। कविता जीवन को संस्कार देती है, मनुष्यता को संस्कार देती है। अब ये संस्कार अगर किसी को नहीं चाहिए, केवल पैसे का संस्कार अगर चाहिए कि सब कुछ सर्वे गुणाः कांचन माश्यन्ति, ये हमारी सूक्तियों में लिखा है, लेकिन तब उतना प्रबल नहीं हुआ था कि सारा गुण सोने में है। अब तो आजकल सारा पूंजी में है। जिसके पास पूंजी है, पूंजी के दैत्य और प्रेत हैं, वे मंडरा रहे हैं। तो पूंजी के प्रेतों से कोई नहीं बच सका, न कवि सम्मेलन, न पूंजीपति, न बैंक, न साहूकार। सब पूंजी के प्रभाव में है। पूरा विश्व पूंजी की गिरफ्त में है। पहले जो लेखक होता था, कवि होता था, वो भी एक स्टार की तरह होता था, उसके पाठक होते थे। आज कवि सम्मेलन में कवि है तो कवि का एक बोलबाला होता है, वो जाता है तो लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, उसके साथ सेल्फी लेते हैं। तो क्या आप महसूस करते हैं कि पाठक वर्ग जो है और दर्शक वर्ग, एक तरफ पाठक वर्ग होता था, एक तरफ दर्शक वर्ग है, तो इन दो वर्गों के खांचे में कहीं कविता जो है पिसके रह गई है? नहीं मनोज जी, कविता पिसके नहीं रह गई। हमें ये पता है कि शुद्ध सामान कहां से मिलता है, शुद्ध घी कहां पर मिलता है, शुद्ध पानी अगर नारियल के पेट में है तो हमें पता है वही शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। तो इस शुद्धता और अशुद्धता का भेद जो पारखी लोग हैं उन्हें मालूम है। जो भीड़ है, जनता की भूमिका यही जूठन से भात कुछ बिने, वो तो कुछ भी मिल लेगी। तो मेरे कहने का अर्थ है कि हमें यह पता है कि शुद्ध कविता का नूर कहां बरस रहा है, कहां व्यावसायिक कविता है, कहां चुटकुले है, कहां भीड़ है। और आज के जो लिटफेस्ट हैं वे भीड़ जुटाऊ सम्मेलन बन के रह गए हैं। साहित्य कहीं हाशिए में है और थोड़ा सा लोगों की काव्य चेतना को उत्साहित करने के लिए माइक के लाल की तरह का एक कोना कार्नर भी है कि अपनी कविता की रुचियों को हम वहां पे उजागर कर सकें। लेकिन व्यवसाय भी है, बाजार भी है, और बाजार घरों में घुस भी रहा है, हमारे मोबाइल पर है, हमारे मन पर है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, कुंवर नारायण जैसे जिसे कहते हैं, बाजार जितना भी हो लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बाजार के वशीभूत ना हो। तो कविता कहां है? बाजार में खड़ी है। कहा था कबीरा खड़ा बाजार में, तो वो भी उस बाजार में खड़े थे, लेकिन कबीर को बाजार की व्याधि व्याप नहीं पाई। उसी तरह से जो सच्चा कवि हृदय है, विशाल कविता संसार है, पाठ्य कविता संसार भी, जिस पर कभी आपसे गंभीर चर्चा हो तो आप सोचेंगे कि इस अर्थ तक तो कोई चालू कभी पहुंचे ही नहीं सकता है, वो चुटकुलों में ही भरम कर रह जाएगा। तो जिंदगी भर हम जिंदगी जीते हैं और जिंदगी को समझ नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे कवि कविता को जीते हैं लेकिन कविता को समझ नहीं पाते। यही बाजार है। एक दिन एक बड़े कवि से मेरी बातचीत हो रही थी, तो विमर्श की चर्चा हो रही थी, साहित्यिक विमर्श पर जी। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो मंच है और ये जो अन्यान्य जो चीजें हैं, मतलब या कहें कि साहित्यिक जो एक यात्रा है, तो उन्होंने कहा कि मैं मंची कवि मेरी समझ में ही नहीं आता है, मैं उनको क्या सुनूं। तो ये बात मैंने एक कवि सम्मेलन के बड़े कवि से कही,
तो कवि सम्मेलन का बड़ा कवि कहता है कि वो मुझे नहीं सुनते हैं तो मैं ही कौन सा उनको पढ़ता हूँ। वो मुझे जानने वाले तो हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, उनको जानने वाला कौन है। आज की दुनिया में ग्लैमर मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, बाजार मेरे पास है, तो उनकी गिनती ही क्या है। तो क्या मतलब थोड़ा मुझे अच्छा भी नहीं लगा सुनने में, थोड़ा अटपटा सा लगा। लेकिन आप देखिए, मैं तो कभी सम्मेलनों में जाता हूं, सुनने भी जाता था, और एक वाकया बता दूं, कलकत्ते में था। वागर्थ पत्रिका के संपादक बहुत महनी आचार्य आलोचक प्रभाकर श्रोत्री उस समय थे, गीतों के बड़े समर्थक। हमें एक कवि सम्मेलन में मिल गए। मैंने कहा, प्रभाकर जी आप, जैसा लगा कि इस पतित टोली की दर्शक दीर्घा में आप कैसे? उन्होंने कहा, बस आ गया हूं। क्यों? यहां पर अनेक रस के कवि हैं, इससे शरीर में स्फूर्ति मिलती है, मन को स्फूर्ति मिलती है। ग्रहण करना न ग्रहण करना अलग बात है, इससे शारीरिक स्वास्थ्य बनता है। तो कवि आत्मा का उपचार भी करता है, शरीर का उपचार भी करता है। तो वहां प्रभाकर श्रोत्री जैसे लोग भी कवि सम्मेलन में मिल गए हमें। तो मैं भी कवि सम्मेलनों का आशिक हूं, और उसमें मेरे मतलब की कविता जो मिलती है, सारा कुछ संसार में है, सब तो नहीं चाहिए आपको। 2 रोटी चाहिए, कुछ दाल, कुछ चावल चाहिए, इसी से काम चला लेते हैं। तो उसमें से कुछ ना कुछ, कोई न कोई काव्य तत्व हमें भी मिलता रहा है। इसलिए कभी सम्मेलनों का मैं विरोध नहीं करता हूं। सम्मेलनों के घटिया होते जाने का विरोध अब भी है, और बहुत सारे लोग हमारे समय में ऐसे हैं जो चुटकुले वाली कविता को पसंद नहीं करते। जो पसंद करते हैं उनका भी संप्रदाय है और रहेगा, और लगातार विकसित होता रहेगा। लेकिन अच्छी कविता के ग्राहक इस समाज में मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि जब खाद पानी वाली सब्जियां मिल रही, तब लोग शुद्ध सब्जियों की ओर जा रहे हैं, शुद्ध हवा और सांस के लिए जा रहे हैं। तो शुद्ध हवा, शुद्ध सांस, शुद्ध घी, शुद्ध ममता और शुद्ध कविता की खोज कभी भी हमारे जीवन से कम नहीं होगी, उसकी लालसा बनी रहेगी।